हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दो दो नंबर वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि समझ सकते हैं दो दो नंबर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ये समझ लीजिएगा जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दो दो नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले साल का एनसॉल्ड पेपर या फिर मॉडल पेपर उठाकर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कि दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा 6 मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा चैप्टर कौन सा है? और हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर हम लोग 6 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि सुपोषी पोषण क्या है। लाइक इसमें आपको बताना होगा कि सुपोषी पोषण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पोषण। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पोषण का जो पूरा टॉपिक था ना पोषण, मैंने उसको उस वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है ठीक है तो मैंने अब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप लोग चैनल पर विजिट करो और देखो जाके उस वीडियो को। ठीक है, और वह हो सकेगा तो इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लिंक भी चेक कर लीजिएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। तो सुपोषी पोषण क्या है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए, यानी कि अगर आप सुपोषी पोषण की डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। और अगर आपने इसका उदाहरण देकर समझाया ठीक है तो आपको पूरे में 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसकी सुपोषी पोषण की डेफिनेशन और इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलिए। और इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी प्रकार से भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। कहेगा कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, यानी कि सुपोषी पोषण की डेफिनेशन भी लिखनी है और सुपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं ठीक है उनको बताइए। साथ ही साथ कह दिया गया इसके उत्पाद, यानी कि इसके उप उत्पाद और या अंतिम उत्पाद क्या है, यानी कि उप उत्पाद कहने का मतलब जो इसके अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है और इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो दोनों की एक ही अर्थ होगा, यानी कि दोनों का एक ही आंसर होगा और दोनों को एक ही तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग आंसर लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सुपोषी पोषण की डेफिनेशन, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सुपोषी पोषण। चलिए देखिए डेफिनेशन इसकी बहुत ही इजी है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, और मैंने इससे पहले एक वीडियो पोषण वाली बनाई थी तो उसमें भी मैंने डेफिनेशन क्लियर करवाई थी। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पहले के होंगे उनको इस बार रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा खासा उनका। ठीक है, तो चलिएगा डेफिनेशन पहले देखते हैं, यानी कि पहले इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए सुपोषी का अर्थ है कि स्वयं भोजन बनाना, यानी कि सुपोषी का जो अर्थ होता है वो स्वयं भोजन बनाना होता है। क्या होता है कि सुपोषी का जो अर्थ होता है वो होता है स्वयं भोजन बनाना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, यानी कि सुपोषी का अर्थ होता है कि स्वयं भोजन को बनाना, स्वयं भोजन को निर्मित करना, इसका सीधा आंसर है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन यहां से शुरू होती है, यहां से आप लोग नोट करके लिखिएगा ऐसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन को बनाते हैं। ऐसे जीव जंतु या समस्त प्राणी जो स्वयं भोजन को बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, अतः इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि समझने का प्रयास कीजिएगा, कहा गया है कि वह सभी जीव जंतु जो पृथ्वी में उपस्थित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो लाइक ठीक है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो ठीक है, तो वो जो स्वयं भोजन को बनाता है ठीक है, जो स्वयं भोजन को बनाता है वो स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार के पोषण को हम कह सकते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण
की क्रिया प्रायः हरे पौधे ही करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया होती है हरे पौधों यानी कि पर्णहरिम पौधों में। ठीक है, जिसको हम लोग पादप भी बोलते हैं। तो आप लोग यहां से लेकर यहां तक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, तो मैं आपको अब बताऊंगा इसके जो अंतिम उत्पाद है, यानी कि इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ठीक है, जो इसमें काम आती है। अंतिम उत्पाद और अभिक्रिया दोनों लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम उत्पाद क्या है? इस क्रिया में पौधे यानी कि इस क्रिया में पर्णहरिम पौधे, जिसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, मैंने आपको बताया था अभी ना, पर्णहरिम पौधे यानी कि इनकी पत्तियां जो होती हैं हरी कलर की होती हैं। ठीक है, इस क्रिया में पर्णहरिम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कैसे कह सकते हैं हम लोग, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल से संयोग करके समझना। यानी कि इस क्रिया में क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है वो जल से संयोग करती है यानी क्रिया करती है, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज जल ऑक्सीजन बनाती हैं। ठीक है, बनती है या बनते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। तो इस प्रकार में आपका ये अंतिम उत्पाद बनता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ समझिए, आप क्रिया से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप लोग क्लियर किया अपना डाउट। यानी क्या कहा था मैंने, इस क्रिया में पर्णहरिम पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संयोग करते हैं। और किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, प्रकाश और पर्णहरिम यानी कि पर्णहरिम का मतलब है क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। और क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, इसका फार्मूला होता है। यानी कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, जल निकलता है C6 लिखा हुआ है 6H2O। ठीक है, ऑक्सीजन बनता है 6O2। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी हो जाती है अंतिम उत्पाद की। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी सुपोषी पोषण की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसमें जो आप जो पादप अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो इस क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि जो अभिक्रिया होगी वह यह होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, चलिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, फिर कहा गया कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको लिखनी होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, इसका समीकरण भी देना होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आप लोग लिखिएगा। चलिए तो आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो जैविक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, और लिखेंगे जिसमें सरल अकार्बनिक यौगिक जिसे CO2 बोलते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, और ये क्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। अगर आप लोग इसी क्रिया को दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिखोगे इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे CO2 तथा जल आपस में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं, अतः इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई आपकी प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए फिर इसमें क्या कहा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसका रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए अब आप लोग लिखिएगा रासायनिक समीकरण, यानी कि हेडिंग डालिएगा रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको अभिक्रिया बता रहा हूं आपको, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक इसी की। चलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है देखते हैं। तो आप लोग अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे और सीधे ये अभिक्रिया नोट कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये अभिक्रिया बताई हुई थी तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 6CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आप लोग लिखोगे 6CO2 प्लस H12 यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O प्लस, यानी कि फिर एरो बनाओगे, फिर लिखोगे 6H12O6 प्लस 6CO2
6H2O प्लस 6CO2, ठीक है। तो ये आप लोग डेफिनेशन लिख लोगे और आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है, अच्छे से इसको लिखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल से संयोग करके इसके प्रकाश तथा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल। तो बच्चा ये जो क्लोरोफिल होती है आपकी कहाँ से मिलती है, ये हरे पौधों में पाई जाती है, ठीक है, किसमें, पादपों के हरी पत्तियों में पाई जाती है। तो क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जल से संयोग करती है और साथ ही साथ किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है और जल बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। तो यह क्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सभी के। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, यानी कि रंध्र को बताना है। चलिए रंध्र को क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। रंध्र होते हैं जैसे कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों में जो पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम। जैसे कि ये समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये कोई पत्ती है मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई मान लेते हैं पत्ती है, ठीक है, ये कोई पत्ती है, ठीक है, किसी पेड़ की पत्ती है, ठीक है। तो पेड़ की पत्ती कैसी होती है, हरी भरी होती है, ठीक है, हरी हरी। और पेड़ की पत्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की कुछ झल्ली टाइप की क्या रचना पाई जाती है, ठीक है, छोटी छोटी, ठीक है। उसमें फिर और छोटे छोटे पाए जाते हैं, और छोटे छोटे, ठीक है, और छोटे छोटे, इसी प्रकार से और छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो ये होते हैं छोटे छोटे जो ये डाली प्रकार की संरचना दिखती है, ठीक है, यह आपकी रंध्र कहलाती है। क्या कहलाती है, रंध्र। तो देखिएगा, इसको समझना, इसके कैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है वो समझिएगा। लिखेंगे पादपों की कोमल पत्तियों के वायवीय भागों की बाहरी त्वचा, यानी कि पादपों की जो कोमल पत्तियां होती हैं, ठीक है, इसकी जो वायवीय भागों की बाहरी त्वचा होती है, ठीक है, बाहरी त्वचा पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, कैसे, छिद्र। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, छिद्र, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अतः इसे रंध्र कहते हैं, यानी कि अतः इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है ओवरऑल, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, पादपों की कोमल पत्तियों के जो वायवीय भागों की जो बाहरी त्वचा होती है, ठीक है, उस पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वह रंध्र कहलाते हैं, रंध्र, ठीक है। और रंध्रों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जो कि रंध्र होते हैं इसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रंध्र, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 क्लियर कर चुके, 2 क्लियर कर चुके, 1 क्लियर कर चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ना कि 3rd, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारा है, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखो, यानी कि श्वसन तथा दहन में कोई 3 या कितने क्वेश्चन, नंबर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 3 लिख कर आओ, ठीक है, मैक्सिमम 3 लिख कर आओ, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको मैं 3 ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो चलिएगा पहला पॉइंट और एक एक करके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट पर नजर डालते हैं। लिखा हुआ है कि यह जैविक नियंत्रण, यानी कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। यानी श्वसन के लिए आपको क्या पढ़ना, स्वच्छ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दहन की क्रिया में क्या होता है, यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। दहन में हमें क्या होता है कि कोई नियंत्रण नहीं होता है बस इसमें, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं और हमें क्या, और श्वसन की क्रिया कौन करते हैं, मानव करते हैं और हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को क्या, एक नियमित मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। दहन की क्रिया में आप लोग कितनी भी ऑक्सीजन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखा हुआ अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है, ठीक है, यानी कि यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। पहला पॉइंट दोनों के क्लियर हो गए। 2nd पॉइंट चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए, तो लिखा हुआ है कि यह क्रिया सामान्य ताप 25 या 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यानी कि स्टूडेंट जो आपकी क्रिया होती है श्वसन की, वो इसको हम मिनिमम 25 या मैक्सिमम 45 डिग्री पर गर्म कर सकते हैं, यानी कि गर्म कर सकते हैं, सॉरी माफ करिएगा। यानी कि जो श्वसन की जो क्रिया होती है ये आपकी मैक्सिमम
45 डिग्री या फिर मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, यानी कि इससे अगर कम या ज्यादा ताप हुआ तो आप श्वसन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो दहन क्रिया होती है इसमें क्या होता है, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है, यानी कि इस क्रिया को करने के लिए आपको उच्चतम ताप की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, अगर हम गैस भी अगर हम जलाते हैं तो वह भी कितने ताप पर होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। लेकिन जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो आपके नॉर्मल कह सकते हो जो हमारा वातावरण होता है उस पर होती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, 25 या 45 डिग्री जो कि हमारा नॉर्मल होता है गर्मियों का। ठीक है, मैक्सिमम ठंडी गर्मियों का 45 से नीचे रहता है और जो आपका बीच का मौसम होता है उसमें 25 डिग्री से बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन जो दहन की क्रिया होती है यहाँ पर यह क्रिया कितने ताप पर होती है, मैक्सिमम 27, मिनिमम 100। ठीक है, मैक्सिमम पता नहीं। ठीक है, तो यह क्रिया कितने उच्च ताप पर होती है और इसमें ऊष्मा जो होती है यानी ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है, और आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में श्वसन और दहन। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल समझोगे श्वसन और दहन क्या होता है, कि जो श्वसन क्रिया होती है जैविक नियंत्रण क्रिया होती है, यानी कि ये जैविक नियंत्रण क्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी जो श्वसन की जो क्रिया होती है मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे समझो, ये मनुष्य करते हैं। ठीक है, मनुष्य, जैविक नियंत्रण का मतलब होता है कि जो जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जो जीवित रहता हो, जिसमें जीवन हो, जो चलता रहता हो, वह करता है आपकी कौन सी क्रिया, श्वसन की क्रिया। अगर दहन की बात करें, दहन की वह क्रिया होती है जो कभी जीवित इंसान नहीं करता। दहन हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज, तो ये दहन हुआ ना। ठीक है, और अगर हम बात करें दहन की क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो आपके 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। दहन की क्रिया में कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। देखिएगा एंजाइम क्या होते हैं, तो जब आप चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पढ़ रहे होगे तो आप पर पाचन तंत्र आपको अगर अच्छे से पढ़कर आए होगे तो आपको एंजाइम के बारे में पता होगा। और अगर आप पाचन तंत्र नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, आपको पाचन तंत्र का चित्र मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पर एंजाइम भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्रिया किसकी सहायता से होती है, एंजाइम की सहायता से होती है। ठीक है, एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, और आपके इसी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यह क्रिया एंजाइम की आवश्यकता से नहीं होती है, यानी कि जो आपकी दहन क्रिया होती है इसमें कोई चीजों को जलाते हैं तो इसमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, हमें इसमें आग की आवश्यकता होती है, ना कि एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन और दहन में अंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। चलिएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स, सॉरी समझ में आया स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। ठीक है, वहां पर आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, लिंक में जाइएगा, वीडियो देखिएगा और नामांकन चित्र के साथ साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन और साथ ही साथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने मानव पाचन तंत्र के पूरे अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 7 मार्क्स भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स, 7 मार्क्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से देखिएगा, विजिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियोस चाहते हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ठीक है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसमें लार की क्या भूमिका है, लार कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखिए लार हमारी अब बेसिकली पाई जाती है, मैं बता दूं तो सबसे पहले लार आपकी पाई जाती है मुंह में। ठीक है, लार में कह सकते हो, लार में आपकी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और वह टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, वो जो टाइलिन एंजाइम होता है आपके जो भोजन होता है उसको लिसलिसा कर देता है, इसी कारण हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर इसके क्या लिखा हुआ है, लार में टाइलिन या एमाइलेज
एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये भोजन के आंशिक पाचन करता है, यह भोजन के का आंशिक पाचन करता है। ठीक है, यहाँ का लिख लीजिएगा। ठीक है, यह भोजन का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, ठीक है, मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? तो ये आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आप लोग कहोगे 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन या एमाइलेज की उपस्थिति में मंड स्टार्च यानी कि भोजन माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि लार में जो हमारा टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है, इसकी सहायता से क्या होता है, जो भोजन होता है वो मंड या स्टार्च में बदल जाता है। मंड या स्टार्च या माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ये माल्टोज शर्करा क्या होता है, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार समझिएगा कि भोजन हमारा ऐसा हो जाता है, मतलब कि वो पच चुका होता है, काफी ज्यादा पच चुका होता है। ठीक है, और ये जो आपकी जो स्टार्च की क्रिया होती है, मंड स्टार्च, ये सब आपका भोजन ही होता है। ठीक है, जो बदल जाता है माल्टोज शर्करा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस अच्छे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कल की जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सेकंड वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें मैं आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा था, उसमें मैं आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करा चुका था। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं कल की वीडियो में। ठीक है, तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।